नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पलटवार नॉवल का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पलटवार नॉवल का पार्ट 2। गाड़ी का भी नहीं, हाँ, डाकुओं ने गाड़ी का क्या करना था। सोना निकाल लेने के बाद गाड़ी पास रखना तो मुसीबत बुलाना था, ठीक, लेकिन गाड़ी का आज तक पता नहीं चला। इस बात की तस्दीक मैंने यहाँ के एक संतरी से भी की है। और यहाँ पर एक कैदी है जो आज़ाद था, तो किसी शिप पर सेलर था। मैंने उससे बात चलाई तो वो बोला जलपरी एक स्टीमर का नाम था, जिसका मालिक इब्राहिम शेख करके कोई शख्स था जो उसे माल ढोने के लिए भाड़े पर उठाता था। और बस शिवानंद, जो कुछ तूने सुना, अगर उसमें मनकोटिया का नाम ना आया होता तो क्या तब भी तू पैगाम भिजवाता? नहीं, भिजवाता भी तो हो सकता था कि बॉसी पैगाम में कोई दिलचस्पी ना दिखाता। ठीक, बहरहाल उस शख्स के प्रलाप का हर लफ्ज़ हमारी समझ में है। बैंक के आम ट्रक में सोना, स्टीमर जलपरी समुद्र में, सिवाय नौटंकी के और नेविगेटर के। नेविगेटर क्या भला है? नौटंकी का क्या मतलब है मालूम नहीं, लेकिन नौटंकी तो मेले खेले में सॉन्ग नाटक करने को कहते हैं। कहीं ये प्रलाप उस शख्स का कोई नाटक ही तो नहीं? काहे को करेगा, किसके लिए करेगा? उसके प्रलाप को सुनने वाला मेरे सिवाय कोई दूसरा तो था नहीं, और मेरे को वो जानता तक नहीं। ये भी ठीक है। और नेविगेटर कोई फैंसी विलायती लफ्ज़ है, जिसका कोई फैंसी विलायती मतलब ही होगा। नेविगेट करना तो समुद्र में यात्रा करने को, जहाज़ चलाने को कहते हैं। नेविगेटर ज़रूर जहाज़ चलाने में इस्तेमाल होने वाला कोई आला होगा। हो सकता है उस कैदी से पूछा होता जो सेलर रह चुका है। पूछा था, वो कहता था जहाज़ चलाने में काम आने वाला ऐसा कोई आला नहीं होता था। जो बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, प्रलाप कर रहा था, उसे तो ज़रूर मालूम होगा। वो तो है, वो तेरा कोठरी का जोड़ीदार है, उसी से पूछा होता। पूछने लायक उसकी हालत होती तो पूछता ना। अभी भी उसी हालत में है? हाँ, कल दिन में एक डॉक्टर उसे देखने आया था। उसने उसे कोई गोली वोली या सुई हुई दी थी, जिसकी वजह से वो सारा दिन सोया रहा था। लेकिन रात में फिर तपने लगा था और फिर बड़बड़ाने लगा था। डॉक्टर फिर ना आया। आएगा, 9 बजे उसका टाइम है आने का, 11 बजे आता है, दोपहर तक उस तक पहुंचेगा। कोई और बात? उसने इनकार में सिर हिलाया। तो मैं चलूं? उसने सहमति में सिर हिलाया। शिवानंद, आइंदा इस कैदी से ताल्लुक़ रखती ऐसी खास बात जानकारी में आए तो पैगाम ना भिजवाना, उसमें बहुत टाइम ज़ाया होता है। मोबाइल पर फ़ोन लगाना। मोबाइल पर फ़ोन लगाना? मेरे पास मोबाइल कहाँ से आएगा? ये पकड़, 1000 रुपये हैं। संतरी को बोलना 150 में थोड़ी देर के लिए मोबाइल का इंतज़ाम कर देगा। कोई बड़ी बात नहीं, उसके खुद के पास ही हो। चुकता करने के लिए पल्ले दाम हो तो कौन सी खिदमत है जो जेल में नहीं हासिल हो सकती? कोई नहीं, चरस क्या तेरे पास ऐसे ही पहुंच जाती है? ऐसे कौन पहुंचने देता है? फिर भी पहुंच जाए तो बरामद कर लेते हैं और बरामदी पर धुन के रख देते हैं। वही तो। वकील उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ। शिवानंद ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक 9:30 बजे सुनामपुर रेलवे स्टेशन पर विमल की रणजीत पासी से मुलाकात हुई। दोनों को ही एक दूसरे को पहचानने में कोई दिक्कत ना हुई, क्योंकि उस वक्त बुकिंग ऑफिस बंद था और उसके सामने उन दोनों जनों के अलावा कोई तीसरा शख्स था ही नहीं। पासी बड़ी गर्मजोशी से उससे मिला। वो 45 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। उसके चेहरे पर नम्रता थी, लेकिन आंखों में दलालों जैसा काइयापन सुरमे की तरह रचा बसा हुआ था। कहीं चल के बैठ सकते हैं? विमल बोला। हाँ, पासी बोला। क्यों नहीं, ज़रा सी दूर पर एक बढ़िया रेस्टोरेंट है। अभी 1 घंटे तक ना किसी गाड़ी के आने का टाइम है ना जाने का, इसलिए खाली पड़ा होगा। दोनों रेस्टोरेंट में जाके बैठे। यहाँ कॉफ़ी बढ़िया बनती है, पासी बोला। पी लूँगा। कॉफ़ी आने तक विमल ने अपना पाइप सुलगा लिया। बोलो। फिर विमल संजीदगी से बोला। किस बारे में? पासी बोला। चाचा भतीजी के बारे में। भतीजी आज़ाद है, चाचा जेल में है। छूटने की उम्मीद? कोई नहीं। जमानत पर? उस पर भी नहीं। सोमवार तक का पुलिस के पास उसका रिमांड है। मंगल को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड बढ़वाया जाएगा। तब जमानत के लिए भी तो अर्जी दी जा सकती है।
दी जा सकती है, लेकिन 10 सेकंड में खारिज होगी। परमार साहब के भेजे जिस वकील ने भतीजी मुग्धा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी, उसी ने तभी चाचा दिलीप चौधरी की जमानत की अर्जी भी लगाई थी, जिसे कि मजिस्ट्रेट ने बड़ी सख्ती से खारिज कर दिया था। मजिस्ट्रेट लोग ऐसा करते हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि कानून के रखवाले के रोल में वो कितने फ़र्ज के पाबंद है। पहली मर्तबा वो बिना ज़्यादा विचार किए ही जमानत की अर्जी खारिज कर देते हैं, लेकिन दूसरी बार किन्हीं कड़ी शर्तों पर जमानत देने को राजी हो जाते हैं। चौधरी के केस में ऐसा कुछ होगा उम्मीद नहीं। जेल में उससे मुलाकात हो सकती है? नहीं। वजह? एक वजह तो पुलिस की हेकड़ी ही है, दूसरी ये है कि वो बीमार है, मुलाकात के काबिल नहीं है। बीमार क्यों है? बल्कि सख्त बीमार है। सख्त बीमार है तो मंगलवार को रिमांड बढ़ाने के लिए कोर्ट में कैसे पेश किया जा सकेगा? नहीं किया जा सकेगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाएगी। मजिस्ट्रेट की फिर भी पेशी की जिद होगी तो एम्बुलेंस पर लेके जाएगी, स्ट्रेचर पर कोर्ट में पहुंचाएगी। आई सी। लेकिन ऐसी जिद कोई मजिस्ट्रेट करता नहीं, बशर्ते कि दूसरा पक्ष ये दुहाई ना देने लगे कि पुलिस झूठ बोल रही थी। वो जानबूझकर मुलजिम को कोर्ट में पेश नहीं करना चाहती थी। क्यों भला? टॉर्चर छुपाने के लिए। जिस पर पुलिस ने 3rd डिग्री आजमाई हो, कोर्ट में पेश किए जाने पर उसे मजिस्ट्रेट के सामने हाल दुहाई मचाने का मौका मिल जाता है, जहां की पुलिस उसका मुंह भी नहीं पकड़ सकती। ये कानूनी बातें हैं, छोड़ो इन्हें। ये बताओ कि चौधरी एकाएक सख्त बीमार क्यों कर हो गया? राज की बात है, लेकिन तुम्हें मालूम है। लो, वो तनिक हंसा। ना मालूम होती तो जिक्र करता। क्या बात है? बहुत अंदर की बात है। मेरा ईश्वर जानता है कैसे मैंने वो बात अंदर से निकलवाई है। ये सॉन्ग एंड डांस ड्रामा परमार के लिए रिजर्व रखो। वो हड़बड़ाया। उसने शिकायत भरे अंदाज से विमल की तरफ देखा। विमल ने लापरवाही से कॉफ़ी चुस्की, पाइप का कश लगाया। बड़े खुश्क आदमी हो यार, वो बोला। कम टू द पॉइंट, विमल बोला। मंगलवार को जैसे गवाहों ने बेहिचक चौधरी के सिनाक लुटेरों के साथ की और फर्जी बंधक के तौर पर की, उससे जोश खाकर पुलिस उससे लूटे हुए 800 किलो सोने का पता निकलवाने के लिए पंजे झाड़कर उसके पीछे पड़ी हुई है। जो काम सब इंस्पेक्टर या बड़ी हद इंस्पेक्टर संभालता है, वाहवाही लूटने के लालच में उसे खुद पुलिस सुपरिटेंडेंट यदुनाथ सिंह कर रहा है। वो पढ़ा लिखा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हालिया तरीकों के टच में रहने वाला और इन्वेस्टिगेशन में पैथोलॉजी के रोल को समझने वाला आदमी है। अपनी ऐसी ही ताज़ा तरीन और आला जानकारियों में से एक को फौरन नतीजा हासिल होने की उम्मीद में उसने चौधरी पर आजमाया। क्या किया? एक लेटेस्ट ट्रुथ सीरम चौधरी को इंजेक्ट किया। ट्रुथ सीरम? ये क्या चीज़ हुई? स्कोपोलामाइन नाम की एक दवा ट्रुथ सीरम कहलाती है। इसलिए कहलाती है क्योंकि कहते हैं कि उसके असर में आए शख्स का जिस्म और दिमाग इतने शिथिल हो जाते हैं कि वो सच ही बोल सकता है, क्योंकि सच बोलने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ता। जबकि झूठ बोलने के लिए, बल्कि यूं कहो कि झूठ करने के लिए दिमाग पर भारी जोर देना पड़ता है, जो कि स्कोपोलामाइन के असर के कब्जे में आया शख्स नहीं दे पाता। इसलिए सच बोलता है क्योंकि सच बोलना सहज, स्वाभाविक, परिश्रम रहित प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन कहते हैं कि स्कोपोलामाइन के हमेशा इफेक्टिव होने की कोई गारंटी नहीं होती। कई सब्जेक्ट्स पर यह असर करती ही नहीं, कहीं पर उतना नहीं करती जितना कि करना चाहिए। इसलिए यूं हासिल हुए नतीजों को 100% एक्यूरेट नहीं माना जाता। भूमिका बहुत हुई भाई, अब असल बात पर आओ। एसपी यदुनाथ सिंह ने चौधरी पर कोई लेटेस्ट स्कोपोलामाइन से कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव ट्रुथ सीरम आजमाया बताते हैं। उस सीरम का चौधरी पर पता नहीं क्या रिएक्शन हुआ कि वो तो तड़पने लग गया। हाई टेम्परेचर हो गया, जो कि एक बार तो 104 डिग्री तक पहुंच गया। साथ में छाती में एंजाइना जैसे दर्द की शिकायत करने लगा। उसे सीरम का कोई एंटीडोट दिया गया तो थोड़ी देर तो उसकी हालत रही, लेकिन रात को फिर बुखार में भुनने तपने लगा और छाती के दर्द से तड़पने लगा। ऐसे में बयान तो उसका क्या हुआ होगा? कैसे होता? उसकी तो नौबत ही ना आई। बयान तो दूर की बात है, पुलिस को ये पिस्सू पड़े हुए हैं कि कहीं वो मर ना जाए। अब कैसी हालत में है? खस्ता हालत में ही है। डॉक्टर आकर कुछ उपचार करता है तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, बाद में फिर वही हाय हाय। पुलिस अस्पताल क्यों नहीं भिजवाती? इस खौफ से नहीं भिजवाती कि कहीं पोल न खुल जाए कि एसपी के हुक्म से उस पर जो नया ट्रुथ सीरम आजमाया गया था, उसी के रिएक्शन से उसकी हालत बद हुई थी। एसपी तो बहुत खौफ खाए हुए हैं। ह्यूमन राइट कमीशन तक ये बात पहुंच जाए तो वो इसे कैदी के साथ गंभीर बदसलूकी, उसके बुनियादी अधिकारों का हनन और यहाँ तक कि जान से मार डालने की साजिश करार देंगे और ऐसा कोहराम मचाएंगे कि एसपी की वर्दी उतर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ये कोहराम तो भतीजी भी मचा सकती है, जो कि आज़ाद है, बराबर मचा सकती है।
वो तो और भी कहीं कुछ कर सकती है, मसलन मीडिया के पास जा सकती है। तब तो प्रेस और टीवी वाले ही पुलिस के पीछे ऐसे पंजे झाड़ कर पड़ेंगे कि वो लोग पनाह मांगते दिखाई देंगे। ये तक सामने आ सकता है कि शायद ऐसे ड्रग को किसी पर आजमाने से पहले कहीं से कोई इजाज़त हासिल करनी पड़ती है। ठीक है, भतीजी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसे चौधरी की खस्ता हालात की खबर नहीं है? हो सकता है। मैंने बोला ना कि पुलिस किसी को उससे मिलने नहीं दे रही। जेल का डॉक्टर अपने चालू इलाज से उसे ठीक ना कर पाया तो सच में भी तो ये हो सकता है कि वो मरी जाए। हो सकता है। पुलिस को भी मैंने पहले ही बोला, इस बात का पूरा अंदेशा जान पड़ता है। इसी अंदेशे के तहत अब कल सुबह उसे अस्पताल ले जाया जाने वाला है। पक्की बात? हाँ, मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि इस बाबत तमाम कागजी कार्रवाई हो चुकी है। अस्पताल कौन सा है? जाहिर है कि सरकारी, क्योंकि ऐसा ही नियम है। कौन सा? क्या नाम है? कहाँ है? यहाँ 2 सरकारी अस्पताल है, एक इकबालपुर रोड पर जो कि शहर से बाहर है और कदरन बड़ा है, और एक कबूलगंज में जो कि सेंट्रल पार्क के करीब शहर में है। जब कागजी कार्रवाई हो चुकी है तो अस्पताल भी तो मुकर्रर हो चुका होगा। वो तो है। पता लगा सकते हो कौन सा अस्पताल मुकर्रर हुआ है? क्या मुश्किल है, सरकारी महकमात में चढ़ावे से कौन सा काम नहीं हो सकता। ये बात ये सोच के मुझे सुना रहे हो कि चढ़ावा मैं कंट्रीब्यूट करूँगा तो गलती कर रहे हो। अरे नहीं यार, ऐसे कामों के लिए है ना परमार साहब जिसने मुझे फ्री हैंड दिया हुआ है। बढ़िया। साथ में ये भी पता करना कि कैदी को जेल से अस्पताल ले जाने की क्या प्रक्रिया होती है और उसको वहाँ भर्ती के लिए छोड़ा जाएगा या कल ही जेल में वापस पहुँचा दिया जाएगा। और अस्पताल की बाबत जानना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ये मालूम होना ज़रूरी है कि उसके लिए कौन सा अस्पताल चुना गया है। मैं सब पता करूँगा। जल्दी 1 बजे यहीं मिलना, लंच इकट्ठे करेंगे। ठीक है। शहजाद दादरवाला होटल सीवे में पहुंचा। मैंने राजा साहब से मिलना है। रिसेप्शन पर वो एक रिसेप्शन क्लर्क से बोला, अभी रुको, पहले मेरी पूरी बात सुनो, फिर जो बोलना है बोलना। मेरे को मालूम है राजा साहब बहुत बिजी रहते हैं, हमेशा किसी न किसी मीटिंग में होते हैं, अपॉइंटमेंट के बिना किसी से नहीं मिलते, नो मीटिंग विदाउट अपॉइंटमेंट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है वगैरह। ओके सो फार? हकबकाए क्लर्क ने सहमति में सिर हिलाया। मेरा नाम शहजाद दादरवाला है। पिछले से पिछले सोमवार को 22 तारीख को मैं यहाँ आया था, तो राजा साहब से मिलने की बात कहने पर तुमने मेरी मुलाकात उनके सेक्रेटरी, कॉल के सेक्रेटरी विमल से करवाई थी, जो कि बिना हुज्जत मुझे अपने साथ राजा साहब के ऑफिस में लेकर गया था। याद आया? क्लर्क का सिर फिर सहमति में हिला। अभी मेरे को किसी से भी मिलवाओ, राजा साहब से, उनके सेक्रेटरी से, सेक्रेटरी के सेक्रेटरी से, या सेक्रेटरीज के आगे की भी चेन हो तो उनमें से किसी से। आप मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं भाई, मेरी शक्ल से तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करने के मूड में हूँ। क्लर्क ने एक फ़ोन अपनी तरफ घसीटा, उस पर एक नंबर डायल किया और संपर्क स्थापित होने पर माउथपीस में खुसर पुसर की। फिर उसने रिसीवर वापस पैडल पर रखा और बोला, 2 मिनट सर। थैंक यू। 2 मिनट में इरफान उसके पास पहुंचा। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से क्लर्क की तरफ देखा तो क्लर्क ने आगे दादरवाला की तरफ इशारा कर दिया। बोलो बाप, इरफान बोला। उस भाषा पर दादरवाला हड़बड़ाया। मैं शहजाद दादरवाला। मालूम राजा साहब से मिलने का है? हाँ। किस वास्ते? क्या मांगता है? राजा साहब को बोलूँगा, यूँ बात को दोहराना नहीं पड़ेगा। मुझे मुलाकात का मौका दो, मैं यकीन दिलाता हूँ मैं राजा साहब के कीमती वक्त का 1 सेकंड भी फालतू ज़ाया नहीं करूँगा। आओ। इरफान उसे 4थी मंजिल के भव्य ऑफिस में लेकर गया, जहाँ तब तक स्थापित हो चुकी दिनचर्या के दौर पर राजा साहब बना सुहाब मौजूद था। अरे दादरवाला साहब, सुहाब स्वागतपूर्ण स्वर में बोला। आइए बिराजिए। थैंक यू सर, दादरवाला बोला। शुक्र है आपने मुझे पहचाना। अरे दोस्तों को कोई कैसे भूल सकता है। मुझे खुशी है कि आपको ये याद है कि आपने मेरी दोस्ती कबूल की थी और जल्दी ही मेरे साथ पटियाला पैक शेयर करने की पेशकश की थी। बिल्कुल की थी। कहीं पटियाला पैक ही शेयर करने तो नहीं आए? अरे नहीं सर। और सुनाइए, आपकी कोलाबा वाली इमारत की तामीर कैसी चल रही है? सर तामीर तो ठीक चल रही है, लेकिन एकाएक उस पर एक मनहूस-साया मंडराने लगा है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा है। कहीं फिर कोई विंग तो नहीं ढह गया? नहीं सर, उस सिलसिले में तो खैरियत है। तो फिर मनहूस-साया कैसा? सर मेरे से 10 करोड़ रुपए की मांग हुई है। अच्छा, किसने की? एक अंडरवर्ल्ड डॉन ने, इस धमकी के साथ कि अगर मांग पूरी ना हुई तो टोटल कंस्ट्रक्शन को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा और मेरे को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। किसने जारी की यह धमकी? भाई ने, दुबई वाले भाई ने। जी हाँ। उसने खुद फ़ोन लगाया? नहीं, उसके लेफ्टिनेंट इनायत दफेदार ने। बोला
भाई को जुम्मे से पहले ड्रम मांगता है। ड्रम? जानबूझकर अनजान बनता सुहाब बोला। 10 करोड़ रुपया दे दीजिए। जी, क्या फरमाया? आप जैसे समर्थ व्यक्ति के लिए ये कोई बड़ी रकम तो नहीं सर। ये वसूली है, एक्सटॉर्शन है, जो कि जुर्म है। जी हाँ, पुलिस के पास जाइए। सर, मेरा पुलिस के पास जाना अपनी मौत के हुक्मनामे पर खुद दस्तखत करना होगा। अव्वल तो मैं यही साबित नहीं कर सकूंगा कि मेरे से ऐसी कोई मांग हुई है। पुलिस को यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो क्या होगा? ये होगा कि मुझे एक हथियारबंद बॉडीगार्ड मिल जाएगा। आगे ये होगा कि वो भी मेरे साथ मारा जाएगा। आप यहाँ क्यों आए? सर, कमज़ोर ताकतवर की पनाह में ही आता है। कौन ताकतवर? आप। हम कैसे आजमाएंगे ताकत? आपका दुश्मन आपको शूट करने के लिए जब गोली चलाएगा तो हम गोली और आपके बीच में आके खड़े हो जाएंगे। गुस्ताखी माफ़ सर, आप मजाक कर रहे हैं। आप बात को संजीदगी में नहीं ले रहे। हमने पूरी संजीदगी से आपसे ये सवाल पूछा है। सर, मेरा जवाब ये है, जैसे मिसेस मैग्नारो आपकी पनाह में आई थी वैसे मैं अभी आपकी पनाह में आया हूँ। जैसे मिसेस मैग्नारो को उम्मीद थी कि उसकी प्रॉब्लम का हल आपके पास था, वैसे मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रॉब्लम का हल आपके पास है। जैसे मिसेस मैग्नारो को नाउम्मीद नहीं होना पड़ा था, वैसे मैं समझता हूँ कि मुझे भी नाउम्मीद नहीं होना पड़ेगा। मिसेस मैग्नारो एक कमज़ोर, लाचार, तंगदस्त बेवा थी। मेरे मुकाबले में सर, मेरे में, वरना मुंबई की आधी आबादी से बेहतर हालत में है। वो झोपड़े में नहीं रहती, चौल में नहीं रहती, काला घोड़ा जैसे इलाके में फ्लैट में रहती है। जैसे उसकी बेचारगी की रूह में आपको जाबर लगा, एन वैसे ही एक बड़े जाबर की रूह में मेरी बेचारगी नुमाया है। सुहाब ने लंबी हुंकार भरी और फिर इरफान की तरफ देखा। जवाब में इरफान ने कंधे उचकाकर अनभिज्ञता जताई। कुछ क्षण खामोशी रही तो मेरे से फिर इरफान बोला, दफेदार का आइंदा वास्ता अब जुम्मे को ही पड़ेगा। हाँ, दादर वाला बोला, लेकिन मैं चाहूँ तो उससे कांटेक्ट कर सकता हूँ। कैसे? भिंडी बाजार की एक ट्रैवल एजेंसी की मार्फत। मैं उधर फ़ोन लगा के दफेदार से बात करने के लिए मैसेज छोड़ेगा तो दफेदार कॉल बैक करेगा। उसको रोज़ कॉल लगाने का है और फरियाद करने का है कि रोकड़ा जाती है। जो वो कम ना करे तो बोलने का है किस्तों में देगा। ये बात भी कबूल ना हो तो रूबरू मिलने को बोलने का है। रूबरू मिलने की बाकायदा जिद करने का है। इससे क्या होगा? देखेंगे ना। नहीं भी होगा तो क्या वांदा है? तुम्हारे पास टाइम है। उसके चेहरे पर आश्वासन के भावनाएं। बाप, अपनी इस पीराबलम से दो चार होने का तुम्हारे पास कोई और तरीका है? नहीं, दादर वाला ने कबूल किया। तो फिर? वो खामोश रहा। जुम्मे तक तुम्हारी प्रॉब्लम का इधर से कोई हल ना निकले तो रोकड़ा भरना। निकल आए तो मैग्नारो करके बाई का माफिक इधर आकर राजा साहब का शुक्रिया अदा करना। कदम बोशी करके शुक्रिया अदा करूँगा। कोई हल ज़रूर निकलेगा। सुहाब बोला, हम अपने अजीज की ही बात दोहराते हैं। अभी टाइम है नहीं? जी हाँ, जी हाँ। कोई भी नई बात पेश आए, इरफान बोला, तो खबर करने का है। राजा साहब को, इरफान को जो कि मैं है, या सुहाब को जो कि मेरा जोड़ीदार है। ठीक है, अपना एक कार्ड इधर छोड़कर जाइए। सुहाब बोला। कार्ड? विजिटिंग कार्ड रखते हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। दादर वाला ने जेब से एक फैंसी विजिटिंग कार्ड निकाल कर उसके सामने मेज़ पर रखा। थैंक यू, सुहाब बोला। कोई और बात? जी नहीं, कोई नहीं। वो उठ खड़ा हुआ। मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। मुझे टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। यादव डेयरी फार्म शहर से 10 किलोमीटर बाहर था, फिर भी शहर में उससे हर कोई वाकिफ था, इसलिए विमल को उसका रास्ता जानने में या वहाँ पहुँचने में कोई दिक्कत ना हुई। फार्म बहुत बड़ा था, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। उसने कार को बाहर ही छोड़ा, लकड़ी का फाटक ठेल कर बाड़े में कदम रखा और बाईं ओर बनी रिहायशी इमारत की ओर बढ़ा। वो अभी उससे दूरी था कि दरवाज़ा खुला और एक जींसधारी नौजवान लड़की ने बाहर कदम रखा। वो चौखट के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई और अपलक उसे देखने लगी। हेलो, विमल मुस्कुराता हुआ मीठे स्वर में बोला। कौन हो? वो सर्द स्वर में बोली। क्या चाहते हो? तुम मुग्धा हो? वो सकपकाई। उसने सिर से पांव तक विमल पर निगाह दौड़ाई। कैसे जाना? फिर बोली। अंदाज़ा लगाया। तो क्या? अगर मुक्ता हो तो मैं खास तुमसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या बात करने? बोलूँगा ना, करो। यहीं ऐसे ही? कोई परेशानी है? मुझे तो कोई परेशानी नहीं, सोचा शायद तुम्हें ही पसंद ना आए कि हमारी बात कोई सुने। वो कुछ सोचती रही, फिर दरवाजे पर से हटी, 2 सीढ़ियाँ नीचे उतरी और बोली, आओ। विमल उसके साथ हो लिया, पर एक खुली जीप खड़ी थी और वही उसका निशाना जान पड़ती थी। यहाँ सन्नाटा क्यों है? रास्ते में विमल ने पूछा। डेयरी प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन आजकल बंद है,
सुबह आदमी मवेशियों का दूध निकालने आते हैं और 9 बजे तक चले जाते हैं। शाम वो फिर आएंगे। दूध का क्या होता है, ऐसे ही औने पौने में दूसरी डेयरियों को बेच देते हैं। वजह, घर में ट्रेजेडी हो गई है, किसी का काम में मन नहीं लगता। ट्रेजेडी तुम्हारे चाचा दिलीप चौधरी की गिरफ्तारी या और कोई बात? वो थमक कर खड़ी हो गई। तुम आज़ाद हो, वरना ट्रेजेडी डबल हो सकती थी। तुम तो सब कुछ जानते हो। सब कुछ तो नहीं जानता। सब कुछ जानता होता तो यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं होती। हो कौन? हम जहाँ के लिए चले थे वहाँ पहुँच गए हैं। वो खामोशी से आगे बढ़ी और जीप तक पहुँची। जीप में ड्राइविंग सीट से संपूर्ण बनाती आमने सामने 2 बेंच जैसी सीटें फिट थी। जीप में सवार होकर जिनमें से एक पर वो बैठ गई। फिर उसने दूसरी सीट की तरफ इशारा किया। विमल दूसरी सीट पर उसके सामने बैठ गया। पोर्टेबल ड्राइंग रूम, विमल बोला। क्या? बैठक, दीवान खाना, पोर्टेबल, जहाँ मर्जी ले जाओ। कम टू द पॉइंट, वो तावले स्वर में बोली। ऐसे तो हम मेरी कार में भी बैठ सकते थे जो ज़्यादा करीब खड़ी थी। मिस्टर, आई सेड कम टू द पॉइंट। मेरा नाम विमल है। विमल संजीदगी से बोला। मैं मोहन बाबू का भाई हूँ, विमल बाबू। अच्छा? वो तनिक हैरानी से बोली। हाँ, उसकी मौत की खबर लगने पर पटना से आया, लेकिन खैरगढ़ पहुंचकर पता लगा कि पुलिस तो उसे लावारिस करार देकर उसका अंतिम संस्कार कर भी चुकी थी। खबर कैसे लगी? अखबार में एक नन्हा सा पोस्टेज स्टैम्प जैसा बड़ा विज्ञापन छपा था उस बाबत, जिस पर करिश्मा ही था कि मेरी निगाह पड़ गई थी। मेरे और अंकल के बारे में कैसे जाना? यहाँ की बैंक डकैती की वजह से जाना, जिसकी खबर लुटेरों की कंपोजिट पिक्चरों के साथ अखबार में छपी थी। उसमें मोहन की 2 तस्वीरें थी, दोनों मैंने साफ पहचानी थी। तुम तस्वीर जैसी नहीं लगती हो और तुम्हारे अंकल से रूबरू होने का इत्तेफाक मेरे को अभी नहीं हासिल हुआ। आगे अखबार के जरिए ही और तुम्हारे अंकल दिलीप चौधरी की गिरफ्तारी की और तुम्हारी रिहाई की खबर लगी। फिर किसी ने इस डेयरी फार्म की बाबत बताया, जिसे कि चौधरी की विधवा बहन सरस्वती यादव और उसका बेटा दामोदर चलाते बताए गए। ये उम्मीद मैंने खुद की कि तुम भी यहीं होगी। तुम खास मेरे से मिलने आए हो? हाँ। क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है? है पूछने की बात। मोहन की मौत की रूह में मैं समझता हूँ कि उसका हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। ओहो, तो ये कहो ना कि तुम मुंगेरी लाल हो और हसीन सपने देख रहे हो। क्या मतलब? कौन सा हिस्सा? कैसा हिस्सा? यहाँ किसके पास रखा है हिस्सा? अखबार में छपे पुलिस के डकैती के वर्जन को पढ़कर तुम कूद कर उस पर एतबार करने लग गए जान पड़ते हो, और कूद कर इस गलत वाहियात नतीजे पर पहुँच गए हो कि माल हमारे कब्जे में है और हमने उसे कहीं छुपाया हुआ है। माल तुम्हारे कब्जे में नहीं है और तुमने उसे कहीं छुपाया भी नहीं हुआ, लेकिन ये जानने का जरिया तुम्हारे या तुम्हारे अंकल के कब्जे में है कि माल कहाँ गर्क है, उसे कहाँ से वापस बरामद किया जा सकता है। क्यों कर होगा? हम क्या डकैत हैं? हो ना? नहीं है। जब मेरे भाई की तस्वीर तुम चाचा भतीजी की तस्वीरों के साथ अखबार में छपी है, होगी वो तुम्हारे भाई की तस्वीर, होगा तुम्हारा भाई बैंक डकैत, लेकिन वो मोहन बाबू नहीं जिसे हम जानते थे, जो खैरगढ़ में रहता था और जो हार्ट अटैक से मर गया और तुम लोगों के लिए सहूलियत कर गया। क्या मतलब? जिंदा रहता तो वो भी गिरफ्तार होता। तब तुम्हारा ये दावा करना आसान ना होता कि वो कोई और मोहन बाबू था। ये सब बकवास है। उसके स्वर में झुंझलाहट का पुट आया। हमारा किसी बैंक डकैत से कोई वास्ता नहीं। ये दाई से पेट छुपाने वाली बात है। तुम पागल हो? अदालत ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। बाइज्जत बरी नहीं किया, लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर मजबूरन छोड़ा है। और अंकल भी आखिरकार ऐसे ही बाइज्जत बरी होंगे। अब तुम सपने देख रही हो। तुम्हारा चाचा कम से कम 10 साल के लिए नपेगा। कातिल साबित हो गया तो फांसी पर झूलेगा। ऐसा हुआ तो ये उसकी बदकिस्मती होगी। सज़ा काटने से पहले ही जेल में मर खप गया तो सोना जहाँ गर्क है वहाँ कयामत के दिन तक गर्क रहेगा। रहे, हमें क्या लेना देना है सोने से? मेरे को तो है तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाके डकैतों को ढूंढो। जाके ढूंढो उन लोगों को जो डकैती में मोहन बाबू के साथ, तुम्हारे भाई मोहन बाबू के साथ शरीक थे। ढूंढ लिया है, तभी तो आया हूँ। देखो, एक ही राग बार बार ना आलापो। मैंने एक बार कहा, 100 बार कहा, हमारा डकैती से कोई वास्ता नहीं। तुम्हें ऐसा कहना ही चाहिए। नहीं कहोगी तो फिर पकड़ी जाओगी। खामखा चाचा को भूल रही हो, जो गिरफ्तार है, जिसके छूटने की कोई उम्मीद नहीं और जिस पर पुलिसिया कहर नाजिल होना अभी बाकी है। एक क्षण को मुग्धा की आंखों में चिंता की छाया तैरी और गायब हो गई। वो चाचा से हकीकत कबूलवाने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी बेगुनाही धरी की धरी रह जाएगी। फिर दोनों चाचा भतीजी सपने ही देखना सोने के। अभी वो खास आला दिन का चिराग है, जिसे जब घिसोगे उसमें से जिन निकलकर 800 किलो सोना नजर करेगा। फिर वो सोने की तरह ही हमेशा के लिए दफन होकर रह जाएगा।
कौन सा खास आला? तुम्हें मालूम है कौन सा खास आला? नेविगेटर, वो चौकी। गिरफ्तारी से पहले चौधरी ने उसे कहाँ छुपाया, तुम्हें बताया या नहीं? बताया है तो बताओ, नेविगेटर कहाँ है? फिर सोने की बरामदी में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं बताया तो अंकल से मालूम करने का कोई जरिया निकालो, ताकि तुम्हारी बातों से मुखबिरी की बू आती है। तुम या तो पुलिस के भेदिए हो या जासूस हो। नहीं हो, मैंने पहले ही बोला मैं मोहन का भाई हूँ। काला चोर आके बोले वो मोहन का भाई है तो मैं मान लूँगी? तो तुम्हारे मेरे से ना खुलने की ये वजह है कि तुम्हें एतबार नहीं कि मैं मोहन का भाई हूँ। वो खामोश रही। नेविगेटर, एक बड़ा राज है, जरा सोचो। और कैसे मुझे उसकी बाबत मालूम हो सकता है? मोहन बाबू से भी कैसे मालूम हो सकता था? जब तुम कहते हो कि पहले से ही उसकी मिट्टी भी ठिकाने लगाई जा चुकी थी, जब डकैती के 3 दिन बाद वो मर भी चुका था, तो कब को वो तुम्हें नेविगेटर की बाबत, अगरचे कि ऐसी किसी चीज़ का वजूद है, बता भी चुका था? मुझे नहीं बता चुका था, किसी और को बता चुका था, जिससे आगे मुझे मालूम हुआ। कौन? कोई और? सिमरन नाम की एक लड़की, जो राजनगर में बंदरगाह के इलाके की सी गार्डन नाम के बार में पार्टनर है और मोहन की ज़िंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड थी। जैसी बेएतबारी मेरे पर तुम्हें है, वैसी उसे नहीं हुई थी। उसने निसंकोच मुझे सब कुछ बताया था। तुमने उसे भी सोने के सपने दिखाए होंगे। ऐसी कोई बात नहीं। या उसने तुम्हें, अब क्या कहूँ, उस लड़की को जिसका नाम तुम सिमरन बताते हो, मोहन बाबू ने नेविगेटर के बारे में नहीं बताया हो सकता, क्योंकि इस बाबत खुद मोहन बाबू को कुछ मालूम नहीं था। खाम ख्याली है तुम्हारी। अच्छा, तुम्हारे और चाचा के बीच में नेविगेटर के बारे में हुआ डायलॉग मोहन ने सुना था, लेकिन तुम्हें इस बात की खबर नहीं लगी थी। वो फिर चिंतित दिखाई देने लगी। विमल ने कुछ क्षण खामोशी से उसके बोलने का इंतजार किया। ना बोली तो आखिरकार वो बोला, अब क्या कहती हो? वही जो पहले कहती थी। कैसा नेविगेटर? कैसा सोना? कैसी डकैती? इस जवाब के पीछे सिवाय इसके कोई और वजह नहीं कि तुम्हें मेरे पर एतबार नहीं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं मोहन बाबू का भाई हूँ। तुम्हारे माथे पर लिखा है। अगर तुम्हारी ये शिकायत दूर हो जाए तो नेविगेटर से ताल्लुक़ रखती जानकारी मेरे से शेयर करना तुम्हें कबूल होगा? मुझे नेविगेटर की कोई जानकारी नहीं। ये बात डकैती में अपनी शिरकत नकारने के लिए कह रही हो या सच में कोई जानकारी नहीं? उसने उत्तर ना दिया। मुझे मालूम हुआ है कि राजनगर में तुम लोगों की गिरफ्तारी एकाएक वाक़या हुई थी, इसलिए हो सकता है तुम्हारे चाचा को नेविगेटर छुपाने का ही मौका मिला हो। उस बाबत तुम्हें कुछ बताने का मौका ना मिला हो। ऐसा है तो वो जानकारी तुम अब भी चाचा से हासिल कर सकती हो। वो इस बात से बेखबर नहीं होगा कि उसका सजा से बच पाना नामुमकिन है। ऐसे में खुद उसकी ख्वाहिश नेविगेटर की जानकारी तुम तक पहुंचाने की हो सकती है, और तुम्हारी ख्वाहिश उसे आगे खुद हासिल करने की हो सकती है ना? वो जानकारी हासिल करने का ये आसान रूट है। मेरी ये कोशिश रंग नहीं लाएगी तो मुझे मुश्किल तरीका आजमाना पड़ेगा। क्या करोगे? वो तुम्हारी दिलचस्पी का मुद्दा नहीं, लेकिन बन सकता है, अगरचे कि तुम मेरे पर एतबार लाओ। क्या कहती हो? वो परे देखने लगी। देखो, तुम्हारे से बात करने के बाद अब ये एहसास तो मुझे भी हो रहा है कि तुम्हें नेविगेटर की कोई जानकारी नहीं। लिहाजा नेविगेटर के मामले में चौधरी ने अपनी सगी भतीजी पर भी एतबार नहीं किया। इसका मतलब है कि सोने के वजूद पर जो ताला लगा है उसकी कुंजी चौधरी और सिर्फ चौधरी है। सोना गायब है। मीडिया के जरिए ये बात सबको मालूम है। सोना बैंक की बख्तरबंद गाड़ी समेत गायब है। ये बात भी सबको मालूम है, लेकिन इसकी जो अहमियत है उसकी तरफ किसी की, पुलिस की भी तवज्जो अभी नहीं गई जान पड़ती। बख्तरबंद गाड़ी हवा में गायब नहीं हो सकती, लेकिन देर सवेर किसी न किसी को ज़रूर सूझेगा कि पानी में गायब हो सकती है। यानी कि डकैती के बाद सोने को बख्तरबंद गाड़ी समेत किसी वाटर बाउंड व्हीकल में लाद कर समुद्र के रास्ते कहीं ले जाया जा रहा था, जबकि वो व्हीकल डूब गया और उसके साथ सोना डूब गया। अब अगर पुलिस को चौधरी की डकैती में शिरकत की गारंटी है तो जिसको पहली बात सूझेगी उसको ये भी सूझेगा कि वाटर बाउंड व्हीकल डूबा, बख्तरबंद गाड़ी डूबी, सोना डूबा, लेकिन चौधरी ना डूबा। ये सूझने के बाद चौधरी की हैसियत 50 करोड़ रुपए की दर्शनी हुंडी की होगी। फिर कल्पना करो उस हुंडी पर कितने लोग झपटेंगे। नहीं झपट पाएंगे क्योंकि वो जेल में है। हाँ, और हिंदुस्तानी जेल में किसी बाहरी आदमी की ना कभी पहुंच हुई है और ना कभी होगी। ठीक, उससे जवाब देते ना बना। खैर, तुम अपनी ढिठाई पर कायम रहो, मैं अपनी कोशिश पर कायम रहता हूँ। लेकिन एक काम करना। क्या? कल दोपहर बाद ज़रा मालूम करना तुम्हारा अंकल कहाँ है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, ये मामूली काम है जिसे तुम बड़ी मामूली जहमत से अंजाम दे सकती हो। आई रिपीट, कल दोपहर बाद किसी वक्त मालूम करना तुम्हारा अंकल कहाँ है। मालूम करके क्या करूँ? जो मुनासिब लगे करना, भले ही कुछ मत करना। ठीक है, अब मैं इस यादगार जगह से रुखसत पाता हूँ।
क्या क्या बोला? जहाँ दूध की नदियाँ बहती हो वहाँ एक गिलास पानी नसीब ना हो तो वो जगह यादगारी तो कहलाएगी। सूरज से तो संजीदा मिजाज शख्स जान पड़ते हो, बातें और ही तरह की करते हो। कभी कभार कहाँ पाए जाते हो? विमल हंसा। क्यों हंसते हो? इस सवाल की तभी अहमियत है जबकि तुम्हें मेरा तारुफ हो कि मैं मोहन बाबू का भाई हूँ। काले चोर की बाबत कोई पूछता है कि कहाँ पाया जाता है? बहुत पहुँचे हुए आदमी हो। कहाँ पहुँचा हुआ हूँ? पहुँचने ही तो आया था लेकिन नहीं पहुँच पाया। बहरहाल कोशिश करना तो ज़रूरी था ना, इसलिए कि नमस्ते। विमल वहाँ से रुखसत हुआ। तो दोस्तों, ये था पलटवार नॉवेल का दूसरा पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा और ये इश्यूज़ लगभग इस मंथ के एंड तक चलेंगे, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको इन दिनों में भी अपडेट्स दे पाऊँ, बट अगर मैं टाइमली अपडेट्स ना दे पाऊँ तो प्लीज़ नाराज़ ना होइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।